नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता है। प्यारे बच्चों, बीए सेकेंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक भारतीय संविधान पर आधारित पुस्तक है। इसमें दिए गए अध्याय भारतीय संविधान में दिए गए अध्यायों से लेकर हमें अध्ययन के लिए प्रभावित करते हैं। इस पुस्तक का अध्ययन हम सिलेबस के लिए तो कर ही रहे हैं, साथ ही हम इसका अध्ययन जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके लिए भी इसमें समाहित करके पाठ्यक्रम में पढ़ाई कर रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में जो बात की थी वो थी भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण। हमारे भारतीय संविधान में जो संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है उसमें एक एकात्मक लक्षण के प्रावधान भी संविधान निर्माताओं ने किए हैं। भारतीय संविधान निर्माता भारतीय इतिहास के इस तथ्य से परिचित थे कि भारत में जब जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल या कमजोर हुई है तब तब भारत की एकता भंग हो गई है और उसे पराधीन होना पड़ा। संविधान निर्माता ये चाहते थे कि ऐसा दोबारा ना हो और एक ऐसा मजबूत संविधान बने जिसमें केंद्रीय शक्ति मजबूत हो, जिससे वह किसी के अधीन ना हो। बच्चों, हम अंग्रेजों के अधीन रहे, उससे पूर्व मुगलों, डच आदि लोगों के अधीन रहे। हमें अंग्रेजों से स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए बहुत ही ताकत और जोर लगाना पड़ा और संविधान निर्माता ने यह सोचा कि केंद्रीय शक्ति मजबूत होनी चाहिए जिससे कोई बाहरी आक्रमणकर्ता हम पर आक्रमण ना करे। इसलिए उन्होंने एकात्मकवादी व्यवस्था को भारतीय संविधान में स्थान दिया। संविधान निर्माताओं ने केंद्रीय सत्ता को अधिक शक्तिशाली बनाने का कार्य किया और यह व्यवस्था की कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान का संरक्षक रहेगा। आज हम देखते हैं जो भारतीय संविधान में व्यवहारिक रूप से यह व्यवस्था होनी चाहिए कि सत्ता एकात्मक रहे। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में व्यवस्था की। संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी कुछ ऐसे राजनीतिक तत्व का उदय हुआ, विकास हुआ, जिसके आधार पर ऐसी व्यवस्था स्थापित हुई कि केंद्रीकृत संघवाद का उदय हुआ, जिसके लक्षणों के बारे में हम बात करते हैं। पहला है प्रधानमंत्री का करिश्माती व्यक्तित्व। बच्चों, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हम इनको क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये वर्तमान में इनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो गया है कि इनको लोग पसंद करने लग गए हैं। ऐसा पहले भी हुआ था। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, इनका व्यक्तित्व
बहुत ही प्रभावशाली था। आज़ादी में इनका योगदान रहा और इनका भारत के प्रति प्रेम, निष्ठा इनके व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद में आते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी का जो उस समय व्यक्तित्व था बहुत ही प्रभावशाली रहा। देश की जनता पर उनका अनूठा प्रभाव था। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भी कई बार प्रधानमंत्री की इच्छा से हुई और उन नेताओं को राज्य की राजनीति से अलग होना पड़ा जिन्हें प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त नहीं था। 1987 के बाद भारतीय राजनीति में एक यह तत्व अधिकांशतया विद्वान नहीं रहा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 1998 से 2003 के बीच में रहा। उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने भारत की अखंडता और एकता पर महत्वपूर्ण बल दिया। उनके व्यक्तित्व के बारे में आज भी उनके जो कविताएं हैं उनसे आज भी लोग मंत्रमुग्ध हैं। जिस प्रकार आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें, मोदी जी की जो मन की बात कार्यक्रम आता है उसमें लोग टीवी के सामने बैठे रहते हैं। एक बात अलग है कि जब भारत में नोटबंदी हुई उसमें जो मोदी जी का स्टेटमेंट आया था, रात 12 बजे बाद जो इंडियन करेंसी है लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उसके बाद 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। उस दिन के बाद मन की बात देखना और जो कोविड-19 के समय जब हम घरों में रहे और मोदी जी के भाषण को हम सुनते थे तो वो उनका एक करिश्माई व्यक्तित्व निखर कर आता है। यूं कहें कि करिश्माई व्यक्तित्व उस व्यक्ति का होता है जिसका जुड़ाव जनता के साथ हो और जनता उस पर विश्वास करे। बाकी हम ये जानते हैं कि शासन एक व्यक्ति नहीं चलाता है, उस व्यक्ति के निर्देश होते हैं, उसका पालन किस प्रकार किया जाता है ये नीचे के लोग डिपेंड करता है। अगला, नीति आयोग या योजना आयोग। योजना आयोग जब हम भारतीय संविधान लागू हुआ उसके बाद 1950 में एक योजना आयोग का गठन किया गया था और योजना आयोग को देश के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए। योजना आयोग के महत्व के संदर्भ में ही प्रधानमंत्री आयोग का अध्यक्ष होता है तथा उसके कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ विशिष्ट मंत्री भी आयोग के संबंध रखते हैं। योजना आयोग ने अपने कार्यों का विस्तार किया और रक्षा प्रशासन के सभी क्षेत्रों में भावी विकास का प्रमुख निर्णायक बन गया। 15 मार्च 1950 में यह पूर्णतः रूप से स्पष्ट कर दिया गया कि योजना आयोग मूलतः एक परामर्शदायी संस्था हो। इसका
कार्य आर्थिक नियोजन के मामलों पर शासन को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना था। और यह योजना आयोग जो है आर्थिक नियोजन के मामलों में अपनी सिफारिशें किसको करता था? शासन। इसके बारे में की संस्थानम कमेटी थी, उसने लिखा है कि इस समूची नियोजन व्यवस्था ने नीति और वित्त संबंधी सभी मामलों में राज्यों की स्वायत्तता को एक छाया का रूप प्रदान कर दिया है। प्यारे बच्चों, योजना आयोग का नाम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने नीति आयोग कर दिया है। इसके कुछ कार्यों में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है, परंतु ये आज भी योजना आयोग मानता है। दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग की भांति ही राष्ट्रीय विकास परिषद है जो देश की आर्थिक नीतियों के निर्धारण का कार्य करती है। योजना आयोग की सामान्य परिषद भी संविधान की उपज नहीं थी। इसका लक्ष्य योजना आयोग केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य सामंजस्य बनाए रखना था। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना व्यवस्था की सबसे ऊंची संस्था थी और योजना आयोग द्वारा निर्मित एवं राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत योजना विकास का एक शासकीय कार्यक्रम बन जाती थी। इसी कारण के संस्थान ने इसे भारतीय संघ की सर्वोच्च मंत्री परिषद कहा है। व्यवहार में राज्यों के योजनाओं संबंधी निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए जाते था, जिससे राज्यों की स्थिति केंद्रीय सरकार के एक एजेंट के बराबर सी हो गई। जो भ्रष्टाचार एजेंसियां हैं जैसे सीबीआई, इन एजेंसियों को जो पावर्स दिए गए, मुख्यमंत्री पर भ्रष्ट आचरण के आरोप और जांच की केंद्रीय एजेंसी द्वारा होती। जो मुख्यमंत्री पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या भ्रष्ट आचरण के आरोप लगते हैं, उसकी जांच कौन करता है? सीबीआई करती है। या यूं कहें कि सीबीआई एक केंद्र का एक सबसे शक्तिशाली जांच एजेंसी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यह केंद्र के अधीन रहती है। आज स्थिति यह है कि अधिकांश मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिनकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जैसी एजेंसियों के द्वारा की जाती है। इन जांच एजेंसियों पर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष परोक्ष नियंत्रण तो है ही। इसके अतिरिक्त समय समय पर ऐसे अनेक राजनीतिक स्थितियां जन्म लेती हैं जिसके आधार पर केंद्र सरकार राज्यों को न केवल प्रभावित करती है परंतु नियंत्रित भी करती है। या यूं कहें कि प्रधानमंत्री की कृपा पर ही मुख्यमंत्री चलते हैं। अभी दिल्ली में देखो, आप राजस्थान में देखें,
एमपी में देखें, जहां विरोधी विचारधारा है, वहां के मुख्यमंत्रियों की स्थिति थोड़ी कमजोर देखी जा सकती है, और जहां की सम विचारधारा है, उनके मुख्यमंत्रियों की ताकत एक अलग देखी जाती है। जो केसी अय्यर हैं, बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे संविधान के। उन्होंने लिखा है कि भारतीय संविधान एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना करता है जिसमें गौण रूप से कुछ संघीय तत्व हैं, न कि ऐसे संघ राज्य की स्थापना करता है जिसमें गौण रूप से एकात्मक तत्व हो। श्री दुर्गादास वासु हैं, वो इसमें बारे में लिखते हैं कि भारतीय संविधान न तो नितांत संघात्मक है और न एकात्मक, यह दोनों का एक मिश्रण है। यह एक अनुपम प्रकार की मिश्रित शासन व्यवस्था है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय जो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उसमें कहा था कि संविधान को संघवाद के कठोर ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। कई आलोचक हैं, उन्होंने इस बारे में बात की। एक विद्वान थे, लोक प्रशासन के बहुत बड़े विद्वान कहलाए जाते थे, जो अमेरिका के थे, पाल एपी लवी, DH पाल AP लवी, जिसको एप्पल भी बोलते हैं, हम कई बार बोलते थे। उनका मत है, कोई भी अन्य महान राष्ट्रीय सरकार राष्ट्रीय कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों पर उतना निर्भर नहीं करती है जितना कि भारत की केंद्रीय सरकार भारत में संघ विकास योजनाओं की पूर्ति के संबंध में राज्य पर बहुत अधिक निर्भर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन सभी चीजों को देखा और यह व्यवस्था देखी कि भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था के सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया। इसमें एकात्मक शासन व्यवस्था के कुछ लक्षण विद्यमान हैं, लेकिन इस कारण से भारतीय संविधान को एकात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करने वाला संविधान नहीं कहा जा सकता है। अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के बाद ही संघात्मक व्यवस्था की कुछ निर्बलताएं प्रकाश में आई। इन निर्बलताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा। भारतीय इतिहास के अनुभव ने ही संविधान निर्माताओं को एक ऐसे संविधान बनाने के लिए प्रेरित किया कि एकात्मक के लक्षणों को अपनाकर संघात्मक को नष्ट ना किया जाए। भारतीय संविधान निर्माताओं में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम महत्वपूर्ण आता है। उन्होंने संविधान निर्माती सभा में कहा था कि इस आधार पर बड़ा गंभीर दोष आरोपण किया गया है कि केंद्रीयकरण की मात्रा बहुत अधिक हो गई है और राज्यों की स्थिति नगर पालिकाओं के समान कर दी गई है। यह स्पष्ट है कि यह विचारधारा न केवल एक अतिशोक्ति है, अपितु यह संविधान के लक्ष्य के
प्रतिकूल एक भ्रमपूर्ण धारणा पर आधारित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि हम बड़े लंबे समय तक गुलाम रहे, परंतु अब नहीं रहेंगे, क्योंकि हम एक ऐसे संविधान का निर्माण कर रहे हैं जो इतिहास की बातों को ध्यान में रखकर, कमियों को ध्यान में रखकर एक मजबूत और सशक्त संविधान निर्माण कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि राज्यों की सरकारें हैं वो कमजोर हों। हमने एकात्मक लक्षण तो लिए हैं, परंतु हमारा संविधान संघात्मक है। एकात्मक लक्षण लेने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था क्योंकि हम पहले इकाइयों में बटे हुए थे। विदेशी शासन हम पर आधिपत्य स्थापित कर लेते थे। जो विदेशों के जो लोग आते थे वो हमारे यहाँ पर शासन व्यवस्था स्थापित करके हम पे शासन करते थे। तो ऐसी कोई व्यवस्था ना हो कि हम पर या हम पुनः गुलाम हो। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में एकात्मकता के ऊपर जोर दिया, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र देश एक शासन व्यवस्था के अधीन होने पर या उसके निर्देशानुसार कार्य करने पर राष्ट्रीय बाधा या राष्ट्र पर किसी देश का आक्रमण नहीं हो सकता। भारतीय संविधान के संघात्मक स्वरूप को स्वीकार करने के लिए जो प्रोफेसर अलेक्जेंडरविच थे, उन्होंने लिखा है कि भारत निसंदेह एक संघ राज्य है। भारत निसंदेह एक संघ राज्य है जिसमें प्रभुसत्ता के लक्षण केंद्र और राज्यों में निहित है। जो की संतानम कमेटी थी उसने भी विचार दिया कि भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण इतने अधिक प्रमुख रूप से विद्यमान है कि यह एक वास्तविक संघात्मक संविधान है। एक चीज आप देखिए कि जो भारतीय राजनीति में जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति आई है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है वो है। और उसी के आधार पर संपूर्ण भारत में शासन व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं। और अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संघात्मक व्यवस्था तो हमारे यहाँ ही है, परंतु एकात्मकवादी लक्षणों से हम राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं। और यह व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सोच समझकर की है। आज की कक्षा में इतना ही। सभी का धन्यवाद। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से सावधान रहें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करें। सभी को धन्यवाद। कोरोना वायरस महामारी में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही हम आपसे संपर्क स्थापित कर पा रहे हैं। जैसे ही हम इससे निजात पाएंगे हम आपसे कक्षा में मिलेंगे। सभी का धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल।